नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे हमारा यह टॉपिक जो कौन सा रहेगा, सर्वनाम वाला, जिनमें हम पहले थोड़ी बात करें तो कि एक तो आप एक बुक ले लीजिए, साथ में एक पेन भी ले लीजिए, ताकि है वो जो भी कोई यहाँ में मुद्दे लिखवा रहा हो, व्याख्या लिखवा रहा हो, उदाहरण लिखवा रहा हो, उसको आप में साथ साथ आपको नोट करते जाना, लिखते जाना है। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले तो लेकर बैठिए, एडजस्ट थोड़ा हो जाइए। तब तक मैं आपको थोड़े संज्ञा को लेकर, विशेषण को लेकर जो हमने देखा है उनकी एक बार दोहरा देता, क्योंकि सर्वनाम में भी थोड़ी इनकी जानकारी है, वो जरूरी रहेगी। तो होता है क्या कि संज्ञा को हमने जाना, संज्ञा यानी क्या होगा कि किसी नाम के बदले जो शब्द का हम प्रयोग करते हैं वो संज्ञा कही जाती है। वैसे हिंदी में नाम को है वो संज्ञा व्याकरण की भाषा में हम कह सकते हैं, क्योंकि नर्मदा है ऐसा हम लिखे, या तो लिखे कि नरेश, तो वो क्या हुआ, वो है एक व्यक्ति का नाम है और एक क्या है, नदी का नाम है, पर उसे व्याकरण की भाषा में हम संज्ञा कहेंगे। और उनकी बात करें तो कौन सी होगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इस प्रकार संज्ञा के कुल कितने प्रकार हैं, कुल मिलाकर 4 प्रकार हमने देखे हुए हैं, या तो है पता ना हो तो। एक व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, परिमाणवाचक है और समूहवाचक। हाँ, भाववाचक और समूहवाचक, परिमाण नहीं रहेगा। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। तो इस तरह के यह संज्ञा के प्रकार रहेंगे। ठीक है, अब उनके बाद हमारा टॉपिक आज का कौन सा रहेगा, सर्वनाम। ठीक, अब आप बैठ गए होंगे, आपने सब कुछ एडजस्ट कर लिया होगा, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। जिनमें पहला हमारा क्या रहेगा, सबसे पहले व्याख्या से हम शुरुआत करते हैं। सर्वनाम यानी क्या कि जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो ऐसे शब्दों को, सर्वनाम कहते हैं। क्या व्याख्या होगी इनकी कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द उसे संज्ञा कहेंगे, कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो ऐसे शब्दों को क्या कहेंगे, हम सर्वनाम कहेंगे। ठीक है, तो यह रहेगा हमारा सर्वनाम, इनकी व्याख्या रहेगी। उनके जैसे कि मैं आपको उदाहरण बताऊं तो क्या होगा कि नर्मदा गुजरात की नदी है, नर्मदा गुजरात की सबसे बड़ी नदी है, नर्मदा से कई क्षेत्रों में है वो पानी मिलता है, नर्मदा के पानी से कई फसल भी उगती है। इसकी जगह हमेशा का एक नर्मदा गुजरात की नदी है, उससे वो हमारी सबसे बड़ी नदी है, उससे कई क्षेत्रों को पानी मिलता है जिनसे कई सारी फसल भी उगती है। तो नर्मदा की जगह बाकी जगहों पर जो जो हमने शब्द प्रयोग किया वो क्या होगा, उनके सर्वनाम हुए। यानी कि संज्ञा जो है उनके स्थान पर हम जो शब्द रखते हैं संज्ञा के नाम के लिए, तो वो सारे क्या कहे जाएंगे, सर्वनाम। कुल मिलाकर उनके 6 प्रकार हमें देखने हैं। नाम में यहाँ एक बार नोट कर लेता हूँ। पुरुषवाचक सर्वनाम पहला कौन सा है, पुरुषवाचक। दूसरा निश्चयवाचक। तीसरा अनिश्चयवाचक। फिर चौथा कौन सा रहेगा, संबंधवाचक। संबंधवाचक। इसके बाद 5वां देखें तो कौन सा रहेगा, प्रश्नवाचक। और फिर अंतिम 6ठा रहेगा वो निजवाचक। तो इसे यदि आप ध्यान रखिएगा तो आसानी से समझ में आ जाएगा। इसमें कुछ
न समझ में आए इस प्रकार कुछ नहीं है, पर फिर भी हम उनको एक को लेकर है वो देखते हैं। सबसे पहला हमारा कौन सा है? पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी कि जो पुरुष व्यक्ति का जो बोध कराते, व्यक्ति के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया गया वो क्या होगा? पुरुषवाचक। पहले तो देखें तो इनके 3 भेद है वो दिए गए हैं। एक तो कौन से? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, फिर मध्यम होगा और फिर अन्य। उत्तम शॉर्ट में लिख रहा हूं पुरुषवाचक सर्वनाम, फिर मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और फिर अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो यह रहेगा पुरुषवाचक के अंतर्गत यह 3 प्रकार उनके हो गए। ठीक है, अब इनमें बात करें तो इनमें कौन कौन से शब्द रहेंगे कि मैं, हम, मेरा, हमारा। अर्थात क्या होगा कि आमतौर पर इसमें 3 प्रकार होते हैं कि जो बोलने वाला है वो खुद के लिए कहते हैं, तब बोलने वाला सामने वाले को कहता है, उनके लिए मध्यम होगा, और बोलने वाला और सुनने वाला वो कोई तीसरे व्यक्ति की बात कर रहा हो जो वहां पर ना हो तो वो अन्य पुरुष होगा। तब इसके हिसाब से देखें तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम जिनमें क्या रहेगा कि बोलने वाला जब खुद अपने लिए बातें करने हो उनके लिए जो सर्वनाम का प्रयोग हुआ हो वो उत्तम पुरुष। उनमें कौन कौन से आ सकते हैं? मैं, मेरा, हम, हमारा, एक्सेट्रा आदि। इस तरह से यह सारे सर्वनाम है उत्तम पुरुषवाचक हो गए। फिर देखें तो मध्यम में क्या रहेगा? पहले तो उनकी व्याख्या क्या रहेगी कि वक्ता द्वारा, वक्ता यानी कि बोलने वाला, वक्ता द्वारा जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग सुनने वाले अथवा तो श्रोता के लिए किया गया। यहाँ पर क्या था वो भी एक बार शब्द समय बोल देता हूँ कि वक्ता अर्थात बोलने वाला, इनकी बात करें उत्तम पुरुषवाचक वक्ता अथवा तो बोलने वाला अपने लिए जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग करता है कि मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरा काम पढ़ाना है, हम पढ़ रहे हैं, हमारा काम पढ़ना है, तो ये बोल रहा है होता है खुद अपने बारे में ही बोल रहा है। ठीक है, तो इसलिए यह क्या हुआ कि बोलने वाला जब खुद अपने लिए बात करता है तो वो सर्वनाम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। फिर जब बोलने वाला जो है, मध्यम की बात करें कि बोलने वाला जो है वो श्रोता के लिए जब बोलता है तब जाके वो क्या होगा? वो मध्यम पुरुषवाचक। जैसे कौन कौन से हो गए कि तू, तुम, तुम्हारा। शायद दिखाई ना दे रहा हो तो भी मैं बोलते ही जा रहा हूँ तो वो ठीक से सुनते जाएगा तो भी देखने की जरूरत न रहेगी। अब क्या है कि तुम कहाँ के हो, तुम्हारा नाम क्या है, तू क्या करता है। तो इस तरह से जब हम सामने वाला, सुनने वाला है उनके लिए बात करते हैं तो तब जाके आने वाला जो सर्वनाम होगा वो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम रहेगा। तीसरा देखते हैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम जिनमें मुख्य बात क्या है कि वक्ता और श्रोता के बीच जो उपस्थित नहीं होता यानी कि हाजिर नहीं है, वक्ता यानी बात करने वाला, श्रोता यानी सुनने वाला, और जो उपस्थित नहीं है ऐसा, उनके संबंध में जब बात करने के लिए जो सर्वनाम का प्रयोग होता है कि जो हाजिर नहीं उनके लिए 2 व्यक्ति बात कर रहे तो अन्य पुरुष होगा। जैसे कि कौन, क्या इनमें शब्द रहेंगे? वे, वह, इसके अलावा अभी क्या दिया है? उन्होंने, उसने आदि शब्द है वो रहते हैं कि वो हाजिर नहीं है, कि वे आपस में बात कर रहे थे, 2 व्यक्ति बात कर रहे, वे आपस में बात कर रहे थे। वह बहुत अच्छा चित्रकार है। वह यानी क्या? अभी हाजिर नहीं है, नहीं तो कहता ना तुम बड़े बहुत अच्छे चित्रकार हो, हाजिर नहीं है इसलिए कहता है कि वह बड़ा अच्छा चित्रकार, उसने तो मेरा यह काम कर दिया, उन्होंने यह कैसे सोच लिया। तो यह कई सारे हम वाक्य तो इनके बना सकते हैं, उदाहरण तो हम ले सकते हैं, पर मुख्य क्या रहेगा
कि जब दो व्यक्ति है कोई तीसरे की बात कर रहे हो उनके लिए जो शब्द रखा हुआ सर्वनाम, वो सर्वनाम होगा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो इतना जल्दी से आप नोट कर लो। वैसे पूरा ही सर्वनाम की व्याख्या, उनके 6 प्रकारों के नाम, फिर पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 पेटा प्रकार और उनके सारे शब्द जल्दी से आप नोट कर लो, तब तक मैं रुका हुआ हूँ। कौन सा रहेगा, थोड़ा मैं आपको सेट भी कर दूँ ताकि हाँ ये पूरा भाग है वो आ जाए। ठीक है, अब दिखाई दे रहा है, अब जल्दी से ये नोट कर लो, आप लिख लो। फिर हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहे जाएंगे। फिर पहला देखा हमने पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, इन सभी में भी प्रयुक्त होने वाले सारे शब्द। अब जाके मैं आपको कहाँ ले जा रहा हूँ, यह दूसरे प्रकार की। कौन सा है हमारा, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या रहेगा, व्याख्या के साथ देखें तो जो सर्वनाम शब्द, जो सर्वनाम शब्द किसी निकट या दूर के व्यक्ति, किसी निकट या दूर के व्यक्ति अथवा वस्तु के लिए वस्तु की ओर निश्चयपूर्वक, वस्तु की ओर निश्चयपूर्वक संकेत करे, निश्चयपूर्वक संकेत करे, वह क्या कहलाएगा, निश्चयवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। ठीक है, तो यह उनकी पूरी व्याख्या होगी। अब इसे समझेंगे तो भी बहुत कुछ हम समझ जाएंगे कि ऐसा सर्वनाम कि कोई निकट यानी कि पास में रही हुई या तो दूर रही हुई, वो चाहे फिर व्यक्ति हो या तो वस्तु हो, उनकी ओर निश्चय पूर्वक बताता कि वह घर है, वह मेरा है, वह घर मेरा है, या तो यह चौक मेरा है। तो यह वह और दूर हो या तो पास हो, सभी के लिए जब निश्चय पूर्वक कहा कि उसी एक घर की बात हो रही, बाकी कोई नहीं, यही एक चौक की बात हो रही, बाकी चौकों की नहीं। तो इसके कारण यह क्या हुआ, निश्चयवाचक, कि कोई एक ही व्यक्ति और वस्तुओं को लेकर, निकट या तो दूर की व्यक्ति और वस्तुओं को लेकर जब निश्चितता से बात बताई गई हो, तो ऐसे जो शब्द रहेंगे वो कैसे रहेंगे, हमारे निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे मैं आपको उदाहरण यहाँ लिखवा हूँ तो क्या होगा, उदाहरण में देखें, यह मेरा खरगोश है, यह मेरा खरगोश है। यहाँ पर यह जो है वह रहेगा हमारा निश्चयवाचक। यह कहा, यह खरगोश मेरा है, यह मेरा खरगोश है, तो निश्चितता दिखाता, इसलिए वह होगा। फिर इस कक्षा के बच्चे बहुत चंचल है, इस कक्षा के बच्चे बहुत
चंचल है। तो यहाँ पर भी इस कक्षा के कहा है, इस यानी कि कोई एक ही कक्षा को लेकर बात बताएगी कि इस कक्षा के बच्चे चंचल हैं, तो यहाँ पे निश्चितता दी गई है। ठीक है, तो इस तरह यह क्या होगा, हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। जल्दी से नोट कर लीजिए बोर्ड पर लिखी हुई व्याख्या उदाहरण के साथ, क्योंकि बुक में भी हमें यह जोड़ना है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको तीसरे प्रकार की ओर भी ले जा रहा हूँ। एक आधी मिनट तक मैं रुकूँ, तो जल्दी से आप इसे लिख लीजिए, ख़त्म कर लीजिए। अब तीसरा अनिश्चयवाचक रहेगा, चौथा संबंधवाचक। इस तरह हम हर एक को लेकर है वो देख रहे हैं। हो गया। वैसे अनिश्चयवाचक है, ज़्यादा उसमें कुछ हमें बदलाव नहीं करना है। चलो फिर से ही लिखवा देता हूँ, रफ हो गया वैसे भी। ठीक है, तो अब देखते हैं अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक सर्वनाम निश्चयवाचक का बिल्कुल उल्टा होगा, विरुद्धार्थी है, इसलिए उसमें कुछ अलग बात तो है नहीं। देख लेते हैं। जो सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति, जो सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति, फिर क्या है, वस्तु अथवा घटना का, वस्तु अथवा क्या दिया गया, घटना का निश्चित रूप से बोध न कराए, निश्चित रूप से बोध न कराए। ठीक है, वह, फिर क्या होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। ठीक है, यह हमारी व्याख्या रहेगी। क्या कहा, उनका बिल्कुल विरोध हो जाएगा कि जो सर्वनाम व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना की निश्चितता न दिखाए। वहाँ निश्चितता की बात थी कि यह, वह, ये, वे, निकट हो या दूर हो, तो यह यहाँ पर है वो निश्चित नहीं होगा, तो अनिश्चित हो जाएगा। उदाहरण देखें, लगता है, उदाहरण एक देखे तो लगता है वहाँ कुछ, यहाँ कुछ हो गया है। यहाँ कहे वाह, यहाँ दिया तो यहाँ लिखवाता, यहाँ कुछ हो गया है, तो यहाँ जो रहेगा, हाँ सॉरी, यहाँ नहीं, पर कुछ जो रहेगा वो अनिश्चितता दर्शाता है। यहाँ तो है, वो निश्चितता के लिए रहेगा, इसलिए बहुत भीड़ है। यहाँ कुछ हो गया है, इसलिए बहुत भीड़ है। ये तो इतना भी लगता है यहाँ कुछ हो गया, तो कुछ जो है वो अनिश्चय बात है। कुछ यानी पता तो नहीं है, अनिश्चय बात है। जब ऐसे सर्वनाम हो तो अनिश्चय बात है। भैया कोई तुम्हें बुला रहा है, भैया कोई तुम्हें बुला रहा है, क्या रहेगा,
कोई जो है वो यहाँ का अनिश्चितता का सर्वनाम हुआ। तो इसी तरह यह आसान ही रहेगा, निश्चयवाची में निश्चितता दिखाइए, कोई, कुछ, हाँ, वो सारे शब्द जब दिए गए हो तब और उनका प्रयोग है कैसे होता है। पहले तो यह भी हमें समझना है कि कोई कहाँ प्रयुक्त होता है, कुछ कहाँ। कुछ है वो अप्राणीवाचक शब्द के प्रयोग में किया जाता है, कुछ है वो अप्राणीवाचक, कुछ हो गया यानी कि घटना के लिए, प्राणी यानी कि कोई जीव के बारे में बताए तब कोई हमें प्रयोग करना है, कोई घटना या तो वस्तु के लिए हो तब कुछ प्रयोग करना है। कुछ कोई हो गया है ऐसा नहीं बोला जाता, कुछ हो गया, कुछ तुम्हें बुला रहा है ऐसा नहीं, कोई तुम्हें बुला रहा। तो कोई व्यक्तियों के लिए था कोई, और बाकी कुछ रहेगा। फिर मैं आपको चौथे प्रकार की ओर ले जा रहा हूं, कौन सा है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। वो भी आसान सा ही है, ठीक से देखिए समझिए तो आराम से आप समझ जाएंगे। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आए, जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आए दूसरे संज्ञा सर्वनाम शब्द से, दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्द से संबंध बताते हैं। वे क्या कहलाएंगे? संबंधवाचक सर्वनाम। वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। क्या हुआ कि क्या उनकी व्याख्या रहेगी कि ऐसा सर्वनाम जो वाक्य में आए दूसरे संज्ञा सर्वनाम, कि वो सर्वनाम एक तो आया ही है, पर दूसरे वाक्य में भी आया हुआ जो सर्वनाम है उनके साथ उनका संबंध जुड़ा हुआ है, तो इसलिए वो क्या हुआ? संबंधवाचक। अभी उदाहरण लिखूंगा तो आप आराम से समझ जाएंगे। कौन सा रहेगा उदाहरण? कि जो मेहनत करेगा वो फल पाएगा। जो मेहनत करेगा वह, ये तो वो फल पाएगा। दूसरा देखे तो क्या है कि जिसने गलती की उसे सजा मिलेगी। जिसने गलती की, ठीक, उसे सजा मिलेगी। ठीक है, तो यह क्या हुआ कि जहां संबंध दिखाया गया हो एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम से, जो, वो, जिसने, उसे, कि जो पढ़ाई करेगा वो अच्छे मार्क लाएगा, जो बैठे रहेगा वो नापास होगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो कई सारे उदाहरण इनके मिल सकते हैं और आसानी से हम समझ भी सकते हैं कि एक संज्ञा सर्वनाम हो उनका संबंध दूसरी संज्ञा सर्वनाम से जोड़ा गया हो, तब जाके वो सर्वनाम जो है वो संबंधवाचक सर्वनाम बनेगा। ठीक है, आसान सा ही है, पूरा बोर्ड हो चुका है, जल्दी से आप नोट कर लो और कॉपी में है लिखते जाओ, फिर आगे मैं आपको ले जाऊँ और अंतिम दोनों प्रकार भी हम देख लेते हैं, ख़त्म करते हैं। ठीक है, ऊपर वाला तो आपने लिख लिया ही होगा,
वो पहले तो मैं रफ कर दूँ, फिर जाके चौथा वाला रफ करेंगे, तब तक आप लिख लो। अब कौन सा रहेगा हमारा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये भी आसान ही है। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या रहेगा? व्याख्या के साथ ही मैं आपको ले जाऊं। किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना आदि के, किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना आदि के संबंध में प्रश्न करने के लिए, संबंध में प्रश्न करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम, प्रयोग होने वाले सर्वनाम क्या कहलाएंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, उदाहरण में देखें तो आसान सा ही है, आप भी समझ जाओगे। ऐसे ही आपको भी पता ही होगा। उदाहरण में बताऊँ तो आज क्रिकेट मैच कौन जीता? क्या रहेगा? आज क्रिकेट मैच कौन जीता? तो यहाँ पर क्या हुआ कि एक तो दो बात ध्यान में रखनी है कि आसानी व्याख्या पहले तो बोल दूं। क्या बताया कि किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना के संबंध में हमें जानकारी प्राप्त करनी है, तो इसके लिए हम प्रश्न करते हैं, और प्रश्न करने के लिए जो शब्द का हम प्रयोग करते हैं वो हो जाएगा हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। पर यह भी इसमें जरूरी है कि आप इनके अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह भी है वो लगाइए। ठीक है, तो वो भी रहेगा। दूसरा उदाहरण लिखवा हो तो यहाँ पौधा किसने लगाया? यह पौधा, यह पौधा किसने लगाया? ठीक है, यह करना भी जरूरी है और प्रश्न सूचक शब्द होना भी जरूरी है। तो यह पौधा किसने लगाया, तो वो क्या हो गया? हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण। अब ये चौथा भी रब कर रहा हूँ, जल्दी से वो पूरा कीजिए। इनसे पांचवा भी समझ लीजिए और लिख लीजिए। ठीक है, अब हमारे अंतिम प्रकार की ओर, छठा कौन सा है? निजवाचक सर्वनाम। यानी क्या व्याख्या उनकी? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य में, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के साथ अपनेपन का प्रयोग, कर्ता के साथ अपनेपन का बोध कराने, अपनेपन का बोध कराने के लिए किया जाता है। किया जाता है, वे क्या कहे जाएंगे? निजवाचक, निजवाचक
सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यानी कि उदाहरण क्या रहेगा, मैं स्कूल में स्कूल बैग लिखते ही जाते हैं, मैं स्कूल बैग अपने आप तैयार करता हूँ, तो अपने आप होगा। दूसरा लिख देता, कल में स्वयं बैंक जाऊंगी। तो स्वयं जो है वो, अब हमें उनको समझना है क्या कहा गया है कि निज यानी क्या होगा, पहले तो अपना, निजवाचक यानी कि अपना, कि वाक्य में जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के साथ अपनेपन का, मैं कर्ता होगा और उनके साथ अपनेपन का जो भाव दर्शाता हो, बोध कराने के लिए जिनका प्रयोग किया गया वो कौन सा रहेगा, हमारा निजवाचक सर्वनाम। मैं स्कूल बैग अपने आप तैयार करता हूँ, मैं खुद अपने आप से ही बात कर रहा, करता है खुद अपने लिए कह रहा है, तो करता जो खुद अपने लिए कह रहा होता है तब जाके वो सर्वनाम क्या होगा, हमारा निजवाचक सर्वनाम। फिर कल मैं स्वयं बैंक जाऊंगी, मैं के साथ अपनापन दिखाने के लिए स्वयं शब्द रखा है, तो मैं स्वयं अपने आप खुद, वो सारे शब्द जो रहेंगे वो कौन से रहेंगे, हमारे निजवाचक सर्वनाम। तो इस तरह यह हमारा पूरा भाग रहेगा। तो इन सभी को आपको नोट कर लेना, ये भी जल्दी से आप नोट कर लो, लिख लो, ठीक है। कि सर्वनाम के कुल 6 प्रकार को लेकर किसी की भी व्याख्या पूछी जाए, किसी के भी बारे में प्रश्न यदि मैं रखूं तो आप आसानी से उत्तर दे सके, इस प्रकार इसे समझ लेना है और लिख लेना है, ठीक है। यहीं पर ही हमारे यह लेक्चर ख़त्म करते हैं, फिर नए लेक्चर के साथ नए दिन को मिलेंगे। धन्यवाद।